सिनेमा हॉल प्रेजेंट्स बकुरऊ, एक उत्तरजीविता और विद्रोह की कहानी। ब्राजील के पश्चिमी पर्नाम्बुको में एक पानी का टैंकर टूटी फूटी सड़क पर बढ़ता जा रहा है। कहानी आज से कुछ साल बाद की है। टैंकर में एक लड़की सोने की कोशिश कर रही है, तभी एक जोर का झटका लगता है। जब तक ड्राइवर जवाब दे तब तक गाड़ी के नीचे एक और ताबूत कुचला जाता है। लड़की सड़क पर कुछ देखती है। सड़क पर ताबूतों से भरा एक ट्रक उल्टा पड़ा है। सड़क पर एक बाइकर घायल पड़ा है। कुछ लोग उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। टैंकर बिना रुके आगे बढ़ जाता है। लड़की एक उजड़ा हुआ अस्पताल देखती है। टैंकर पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर उतर जाता है। वहां एक बोर्ड है जिस पर लिखा है बकुराओ 17 किलोमीटर। ड्राइवर लड़की से पूछता है क्या उसे लैब कोट में गर्मी नहीं लग रही। लड़की कहती है ये सुरक्षा के लिए है। ड्राइवर कहता है मैं समझ सकता हूं। तभी ट्रक के स्क्रीन पर एक भगोड़े की तस्वीर आती है। लड़की पूछती है वो लुंगा के पीछे हैं। ड्राइवर बताता है उसके सर पर भारी इनाम है। लड़की कहती है मुझसे लुंगा को पकड़वाने की उम्मीद मत रखना। ड्राइवर कहता है ना ही मुझसे। आगे ड्राइवर ट्रक रोक देता है और अपनी दूरबीन से नदी की तरफ देखते हुए लड़की को बताता है कि यहाँ पर उन्होंने गांव जाने वाली नदी को रोक दिया है और अब गांव तक पानी सिर्फ उसके टैंकर के जरिए पहुंचता है। लड़की पूछती है किसी ने इसका विरोध नहीं किया। ड्राइवर बताता है लुंगा ने। उन्हें दूरबीन से अपनी तरफ देखते हुए बांध पर खड़ा गार्ड हवाई फायर कर देता है। लड़की सहम जाती है और वो दोनों वापस ट्रक की तरफ मुड़ जाते हैं। गांव के बाहर एक ही घर है जहां रह रहे परिवार को इशारा देकर ड्राइवर आगे बढ़ जाता है। गांव पहुंचकर लड़की एक घर की खिड़की पर खड़ी वृद्ध औरत को हाथ दिखाती है, लेकिन वो वृद्ध औरत बेरुखी से खिड़की बंद कर देती है। पत्थर की दीवार वाले घर के आगे डमियानो गश्त लगाकर बैठा है और वो लड़की को देखकर उसे उसका मुंह खोलने को कहता है। वो लड़की को एक गोली खिलाता है और फिर उसके हाव भाव चेक करने लगता है। लड़की मुस्कुराकर उसे किस करती है और आगे बढ़ जाती है। घर पहुंचने पर लड़की की छोटी बहन उसे गले लगाती है और एक लड़का उससे उसका सूटकेस ले लेता है। वहां उपस्थित लोग बड़ी सावधानी से सूटकेस को अपने सर के ऊपर से घर के अंदर पहुंचाते हैं, जहां एक लड़की सूटकेस के अंदर रखे बॉक्स को खोलती है जिसमें वैक्सीन रखी हुई है। सभी लोग लड़की से बड़ी ही आत्मीयता से मिलते हैं। लड़की का बाप उसके आने की खुशी जाहिर करता है। वहीं सोफे पे बैठा एक आदमी गिटार बजा रहा है। लड़की का बाप उसे अपनी दादी से मिलने के लिए कहता है। भीतर एक कमरे में लड़की की दादी की लाश रखी है। बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है और खिड़की वाली अक्खड़ बुढ़िया अब एक कुर्सी पर खड़ी है। उसकी बातों से हमें लड़की की दादी का नाम पता चलता है, कार्मेलिता। वो बदहवासी में उसे कोसती है और भला बुरा कहती है। एक औरत उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है। उसकी बातों से हमें यह भी पता चलता है कि वो कार्मेलिता की बहुत अच्छी दोस्त थी। लड़की का बाप परिस्थिति को संभालता है और वहां उपस्थित लोगों से मिसिस डोमिंगस की भावुकता के लिए क्षमा मांगता है। वो ये भी बताता है कि उनके क्षेत्र में तनाव के कारण उसके कई रिश्तेदार अंतिम संस्कार पर नहीं पहुंच सके, लेकिन जो लोग वहां उपस्थित हैं वो उसके परिवार से कम नहीं। इसके बाद स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार 94 वर्ष की कार्मेलिता की अंतिम यात्रा निकाली जाती है। कब्रिस्तान में टेरेसा को अपनी दादी के ताबूत से पानी निकलता हुआ नजर आता है। सूरज ढल जाता है और एक नई दिन की शुरुआत होती है। एक कंटेनर होम गांव की तरफ बढ़ रहा है और उसके पीछे पीछे डोमिनो। कंटेनर होम गांव पहुंचता है और स्कूल के बच्चे म्युनिसिपल स्कूल में। कंटेनर होम वाले मेहमान नहा रहे हैं और उनकी मैडम कंटेनर पर पोस्टर लगवाती है। डोमिनो अपनी दुकान चला रहा है। एक औरत गांव का ऐतिहासिक म्यूजियम खोलती है और एक आदमी चर्च। मिसिस डोमिंगस एक डॉक्टर हैं जो अपनी क्लिनिक पर अब शांति से एक मरीज की समस्या सुन रही हैं। कंटेनर वाले मेहमान चर्च वाले आदमी को छेड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। गांव और गांव वालों से पहचान के बाद हमें पता चलता है टेरेसा के पिता का नाम मिस्टर पेलिनियो है और उसकी बहन का नाम मदलेना। टेरेसा पकोटे को हेलो कहती है, लेकिन वो अब उसको अपने आप को अकासियो पुकारने को कहता है। मिस्टर पेलिनियो उससे पूछते हैं जो सेरेटा में हुआ क्या वो उसका जिम्मेदार है। पकोटे उस घटना को अपना अतीत बनाकर उस घटना से अपनी दूरी बनाता है। मदलेना बताती है कि उसके अतीत की हाइलाइट्स वीडियो पर अवेलेबल हैं। टेरेसा जिज्ञासा दिखाती है तो पकोटे उसे देखने से मना करता है। वो बताता है कि वीडियो किसी बेवकूफ ने डाला है और वीडियो में जो नंबर 6 है वो नहीं है।
मदलेना मानने से इनकार करती है तो पकोटे पूछता है तुमने वो वीडियो देखा है। उसका पिता उसे ऐसे वीडियो देखने से मना करता है तो मदलेना कहती है कि वो वीडियो सबने देखा है। पकोटे टॉपिक चेंज करने की कोशिश करता है और टेरेसा उसे बाद में मिलने के लिए कहती है। पलिनियो काम में व्यस्त लगता है और मदलेना सिर हिलाती है। पकोटे डोमिंगास का विषय छेड़ता है तो टेरेसा उसे बताती है कि वो अपनी सहेली को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई थी। पलिनियो चिंता व्यक्त करता है कि कार्मेलिता के बाद पता नहीं उसे कौन संभालेगा। गाँव के स्कूल में बच्चे म्यूजिक सीख रहे हैं और परिसर में पलिनियो बच्चों को साओ लुइस से साओ पालो तक जाने वाले विमान की यात्रा के बारे में बता रहा है और फिर वो सब उस रूट पर बाकुराओ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें टैबलेट वाले मैप पे बाकुराओ नहीं मिलता। तो वो सब क्लास में जाकर वहां कंप्यूटर पर बाकुराओ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें सैटेलाइट मैप पर बाकुराओ नहीं मिलता। पास का बड़ा शहर सेरे वेर्दे तो है, लेकिन मानो बाकुराओ दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गया है। पलिनियो एक पुराना मैप निकालकर बच्चों को उस पर बाकुराओ दिखाता है और इसी के साथ एंट्री होती है मेयर टोनी जूनियर की। गांव के बाहर रहने वाला परिवार इसकी सूचना डीजे उर्सो को देता है, जो माइक पर ऐलान कर गांव वालों को सचेत कर देता है। पूरी मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है और डोमियानो अपनी दुकान उठाकर भाग लेता है। मेयर के पहुंचे तक पूरा गांव खाली हो जाता है, मानो वहां पर कर्फ्यू लग गया हो। मेयर भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो लोगों को ढूंढता है और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है वो गांव की लाइब्रेरी की लाई हुई किताबों का वीडियो बनाए। इसके बाद लाउडस्पीकर के जरिए वो गांव के छुपे हुए लोगों को संबोधित करने लगता है। मैं जानता हूं हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके बीच एक खुले दिल के साथ आया हूं। मैं आपकी लाइब्रेरी के लिए किताबें लाया हूं, वो लाइब्रेरी जो शायद इस क्षेत्र की सबसे सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी है। इसके अलावा खाने पीने की चीजें, ताबूत और दवाइयाँ। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं इलेक्शंस आ रहे हैं और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं एक और टर्म के लिए खड़ा हो रहा हूँ ताकि हम लोगों की दूरियां मिट जाएं। मैं अपने साथ ये रेटिना स्कैन की मशीन लाया हूँ उन लोगों के लिए जो मतदान डालने नहीं जा सकते। कृपया बाहर आएं, घबराने की कोई बात नहीं है। अब छुपे हुए गाँव वालों की आवाजें आती हैं। बांध को खोल चोर, पानी छोड़। मेयर कहता है काश सब कुछ इतना आसान होता। ये एक जटिल समस्या है, लेकिन हम इसका समाधान जरूर निकालेंगे। अबे भाग जा दुष्ट, आओ बैठकर बात करें। हम तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। भाग जा बेशरम, पानी को छोड़ो, पानी को छोड़ो। मेयर अपना कैंपेन म्यूजिक बजाने का इशारा करता है। उसके साथ ही कंटेनर होम वाली मेहमान को उसकी इच्छा के विरुद्ध साथ ले जा रहे हैं। मैडम उन्हें रोकती है और पैसे देने को कहती है। लड़की मेयर के साथियों को सभ्य रहने के लिए कहती है। मैडम चिल्ला चिल्लाकर गांव वालों को बताती है कि मेयर सैंड्रा को उसके इच्छा के विरुद्ध साथ ले जा रहा है। मेयर मैडम को कहता है कि चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लड़की सही सलामत वापस आ जाएगी। मैडम कहती है इसी में उसकी भलाई है क्योंकि वेश्याएं भी मतदान करती हैं। मेयर उन्हें खर्चा अपने खाते में डालने को कहता है। डॉक्टर डोमिंगस मेयर को धमकी देती है कि अगर सैंड्रा सही सलामत वापस नहीं आए तो वो उसकी जान ले लेगी। बेशरम मेयर सैंड्रा को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही गांव वाले एक एक करके बाहर निकल आते हैं। डेमियानो एक सुनसान सड़क पर बढ़ रहा है जब एक उड़न तश्तरी उसका पीछा करने लग जाती है। कुछ देर बाद तश्तरी वहां से ओझल हो जाती है और सूरज डूब जाता है। गांव वाले मेयर की लाई हुई सौगात को टटोलते हैं तो उसमें से बहुत सी चीजें एक्सपायर निकलती हैं, कुछ तो 6 महीने पुरानी। लोग उसकी लाई हुई 1000 पुरानी किताबों पर भी हंसते हैं। डॉक्टर डोमिंगस बताती हैं कि इस हफ्ते टेरेसा अपने सूटकेस में पोलियो, डीपीटी और सांप के काटने की दवाई लेकर आई है। अब वो मेयर की दी हुई दवाइयों के बारे में बताती है। वो एक पावरफुल पेन किलर है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोगों को दिया जाता है, जिसे बवासीर की सपोजिटरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाके एक लत लगने वाला ड्रग जो आपको सुन कर देता है। ड्रग को कचरे के डब्बे में फेंकते हुए कहती है कि जिसे चाहिए वो वहां से उसे ले सकता है। इसके बाद वो कार्मेलिता के अंतिम संस्कार पर अपने अभद्र व्यवहार की माफी मांगती है। मिस्टर पिलानियो कहते हैं कि उस स्टॉक में से जिसको जो भी चाहिए हो वो ले सकता है। गुमसुम सैंड्रा पैदल गांव वापस आ जाती है। देर रात सन्नाटे के बीच गांव में घोड़ों के दौड़ने की आवाज आती है। अस्तबल से छूटे हुए घोड़े गांव की सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। एक आदमी उन्हें मनलितो के फार्म के घोड़े बताता है। अगले दिन सुबह गांव वाले मनलितो के फार्म पे फोन लगाते हैं और उन्हें फिर से कोई जवाब नहीं मिलता। गांव के 2 घुड़सवार कुछ घोड़ों को बांधकर मनलितो की फार्म की तरफ निकल जाते हैं।
पानी का टैंकर गांव पहुंचता है तो उसके टैंक पर 3 गोलियों के छेद होते हैं जिसमें से पानी बह रहा होता है। टैंकर चालक बताता है कि वो अपने रोज वाले रास्ते से ही आया है। आकाशीय घुड़सवारों को फोन लगाता है और उनसे पूछता है कि उन्हें कुछ संदिग्ध तो नजर नहीं आया। वो ना में जवाब देते हैं, लेकिन तभी उन्हें 2 बाइक राइडर नजर आते हैं। बाइकर्स घुड़सवारों के आगे से गांव की तरफ निकल जाते हैं। गांव के बाहर रहने वाला परिवार भी गांव वालों को सचेत कर देता है। गांव वाले सचेत हो जाते हैं और गिटार वाले अंकल इन सब से अनजान अपनी धुन में मगन रहते हैं। बाइकर्स गांव पहुंच जाते हैं और एक दुकान में घुसकर बाहर लगी भीड़ के बारे में पूछते हैं। दुकानदार उन्हें टैंकर के बारे में बताती है। बाइकर्स दुकानदार को बातों में उलझाकर एक मेज के नीचे एक उपकरण लगा देते हैं। दुकानदार पूछती है क्या वो गांव का म्यूजियम देखने आए हैं, तो दोनों बाइकर इनकार कर देते हैं। बाइकर दुकानदार से बकराव का मतलब पूछती है तो वो बताती है कि बकराव एक बहुत बड़ा पक्षी होता है जो रात के समय शिकार करता है। उनके दुकान से बाहर निकलते ही गिटार वाला अंकल उन्हें घेर लेता है। अपने गाने के जरिए वो उनसे टैंकर के बारे में पूछता है और फिर उन दोनों की व्याख्या करने लग जाता है। बातों बातों में वो उनका ठिकाना भी जान लेता है। इसके बाद टेरेसा और ट्रक ड्राइवर भी उनसे वहां आने का कारण पूछते हैं। बाइकर्स उन्हें गोलमोल जवाब देते हैं। अब आकाशियो भी वहां पहुंच जाता है और इस बार अपना नाम पकोटे बताता है। बाइक वाली औरत उन्हें यह भी बताती है कि उनका गांव किसी मैप पर नहीं है और क्योंकि वो प्यासे थे वो वहां रुक गए और उनके फोन पर सिग्नल भी नहीं आ रहा। और तभी बाकी सब भी नोटिस करते हैं कि उनके फोन पर भी सिग्नल नहीं आ रहा। बाइकर्स हड़बड़ाकर वहां से निकल जाते हैं और पकोटे उन्हें शक की निगाह से देखता है। गांव के घुड़सवार मनोलितो के फार्म पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लाशें नजर आती हैं, जिसमें मनोलितो की बीवी और उसकी बच्ची भी होते हैं। एक घुड़सवार घर के अंदर जाता है और वहां और लाशें बिछी होती हैं। वो दोनों फार्म से भाग रहे होते हैं जब उन्हें रास्ते में बाइकर्स मिल जाते हैं। मार्सियो अपने साथी से कहता है कि वो घर के अंदर गया था और उसने जो कुछ वहां देखा उसके बाद उनका जिंदा बचना मुश्किल है। बाइकर्स के पूछने पर वो दोनों बताते हैं कि वो फार्म से ही आ रहे हैं। बाइकर्स का अगला सवाल होता है क्या उनके पास फोन है और उनके फोन पर सिग्नल आ रहा है। मार्सियो का साथी उन्हें झूठ कहता है और कहता है कि गांव वाले वहां पहुंचने ही वाले हैं। बाइकर्स उनसे फोन दिखाने को कहते हैं और साथ ही अपनी बंदूकें भी निकाल लेते हैं। उनकी हड़बड़ाहट को देख बाइकर्स उन्हें गोली मार देते हैं और एक बार फिर हम वही उड़न तश्तरी देखते हैं जो हमने पहले डोमियानो के सर पर देखी थी। ऐसा लगता है कि वो एक ड्रोन है जिसके जरिए कोई ये सब कुछ देख रहा है। साथ ही हम एक महिला की आवाज भी सुनते हैं जो अंग्रेजी में कह रही है कि 2 लोगों को मार दिया गया है। दोनों बाइकर्स ड्रोन की तरफ देखते हैं और कुछ परेशान लगते हैं। रास्ते में ड्रोन वाली महिला उन्हें कोसती है और मर्द बाइकर के हेलमेट को लगभग ड्रोन से टक्कर मार ही देती है। अब हम एक नई जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ गोरे लोग डेरा डाले हुए हैं। दोनों बाइकर्स भी उसी जगह पहुंच जाते हैं। ड्रोन वाली लड़की अपने ड्रोन को नीचे उतार लेती है। मर्द बाइकर रास्ते वाली टक्कर की उससे शिकायत करता है। लड़की उसे मजाक में टाल देती है। एक बुजुर्ग आदमी उन सब के पीछे घर में दाखिल होता है और 5 मिनट में होने वाली मीटिंग के बारे में बताता है। दोनों बाइकर्स कुछ परेशान लगते हैं। एक दूसरे कमरे में एक लड़की अपनी मशीन गन की कहानी सुना रही है। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो जाती है और हमें पता चलता है कि बाइकर्स के अलावा बाकी सब विदेशी हैं। बीती हुई रात के सफल मिशन की तारीफ होती है। लीडर उनसे सिग्नल जैमिंग के बारे में पूछता है। ड्रोन वाली लड़की बताती है कि मोबाइल सिग्नल डाउन है और बकुराव को डिजिटल मैप से निकाल दिया गया है। बाइकर्स उसकी हामी में हामी भरते हैं। लीडर उन्हें बताता है कि अगले कदम पर बकुराव की बिजली काट दी जाएगी। मीटिंग में यह भी बताया जाता है कि बकुराव को आने वाली सड़क को रोक दिया गया है और वहां कोई पुलिस भी नहीं आएगी। गांव के बाहर रहने वाले डोमियानो के बारे में वो लड़की बताती है कि वो और उसका साथी उन्हें संभाल लेंगे। इसके बाद मीटिंग का ध्यान उन दोनों बाइकर्स पे आ जाता है। दोनों बाइकर्स अपने आप को दक्षिण का बताते हैं और बकुराव वासियों से अपने आप को ऊंचा समझते हैं। विदेशी उनका मजाक उड़ाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उन दोनों गांव वालों को क्यों मारा। बाइकर्स उन्हें बताते हैं कि उनके पास और कोई चारा नहीं था, ये हम सबके मिशन के लिए जरूरी था। यहाँ लीडर उन्हें बताता है कि ऐसा करके वो दोनों कातिल बन गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने देशवासियों को मारा है। और जहां तक रही बात विदेशियों की, तो उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वो ब्राजील में है ही नहीं। विदेशियों के ईयरफोन्स पर कोई निर्देश आता है और वो सब मिलकर उन दोनों बाइकर्स को भून देते हैं। उन दोनों के डॉक्यूमेंट से विदेशियों को पता चलता है कि वो दोनों सरकारी अधिकारी थे। आकाशियो मोनालितो के फार्म का निरीक्षण करता है और डोमिनितो भी वहां पहुंच जाता है। डोमिनितो आकाशियो को बताता है कि उसने कल एक ड्रोन को देखा था।
अपने दोनों साथियों की लाश को जीप में लादकर आकाशियो लुंगा को मिलने निकल पड़ता है। अविनीतो उसे बताता है कि ड्रोन लोकल नहीं लगता, उसे सावधान रहना चाहिए। आकाशियो अपने साथियों और अपने आप से बहुत नाराज लगता है। एक वीरान जगह पहुंचकर वो अपने हीलियोग्राफ से इशारा करता है। कुछ दूरी पर बने एक टावर से उसके इशारे को जवाब दिया जाता है। लुंगा का साथी उसे बताता है कि पकोटे आया है। आकाशियो जीप का कवर हटाता है। लुंगा का साथी उन दो मृतकों में से एक को अपना कजिन फ्लावियो बताता है। लुंगा और उसका साथी दौड़कर नीचे आ जाते हैं। लुंगा का साथी फ्लावियो को देख बदहवास हो जाता है। लुंगा के पूछने पर आकाशियो उसे बताता है कि इसका जिम्मेदार कौन है वो नहीं जानता, लेकिन कल से अब तक वो 7 लोगों को मार चुके हैं। वो लुंगा को ट्रक पर मारी गई गोलियों के बारे में भी बताता है। लुंगा आकाशियो से पूछता है क्या पकोटे वापस आ गया है। टीवी पर पकोटे का वीडियो चल रहा है जिसे टेरेसा देख रही है। वीडियो में पकोटे के टॉप 10 हमलों के बारे में बताया जा रहा है। तभी आकाशियो वहां पहुंच जाता है और वीडियो को बंद करने के लिए कहता है। वो गांव वालों को बताता है कि लुंगा वापस आ गया है। सभी लुंगा को देख बहुत खुश होते हैं। फ्लावियो की मां की चीखों से उन्हें यह भी पता लगता है कि फ्लावियो और उसका साथी मारे गए हैं। गांव के बच्चे ताबूतों को देख चिल्लाकर भागने लगते हैं। लुंगा गांव वालों से पूछताछ करता है और फिर एक गटर के ढक्कन से कुछ दूरी पर खोदने को कहता है। गांव वाले लुंगा की बताई हुई जगह पर खोदना शुरू कर देते हैं। तभी विदेशी गांव के मैदान में खेल रहे बच्चों में से एक बच्चे को मार देते हैं और ठीक 12 बजे गांव की बिजली काट दी जाती है। लुंगा समझ जाता है कि गांव पे हमला होने वाला है। जब तक गांव वाले बच्चे की लाश को वापस लाते हैं, एक वृद्ध दंपत्ति घबराकर गांव से भाग जाते हैं। पकोटे उन्हें रोकने की असफल कोशिश भी करता है, लेकिन गांव से थोड़ी दूर जाते ही उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। पांव फटते ही विदेशी बकुराओं को दुनिया के नक्शे से मिटाने का काम शुरू कर देते हैं। शुरुआत होती है गांव के बाहर रह रहे डोमियानो के घर से। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि डोमियानो को कोई आभास हुआ, लेकिन वो फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाता है। ड्रोन वाली महिला और उसका साथी उसके घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पासा पलट जाता है। ड्रोन वाली लड़की बुरी तरह से घायल हो जाती है और उसका साथी मारा जाता है। वो डोमियानो और उसकी बीवी से मदद की गुहार लगाती है। डोमियानो उसको अपनी स्पेशल गोली देता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। दूसरी तरफ टीम का लीडर उन्हें गांव की तरफ बढ़ने को कहकर खुद अकेला निकल पड़ता है। गांव वाले डोमियानो की स्पेशल गोली निगलना शुरू कर देते हैं। कुछ दूरी पर चलने पर लीडर को डॉक्टर डोमिंगस नजर आती है। वो इशारे से उसे अपनी तरफ बुलाती है। पास जाने पर लीडर देखता है कि उसने एक मेज सजाई हुई है जिस पर उसने खाना रखा हुआ है, जिसके लिए वो उसे आमंत्रित कर रही है। लीडर उससे ड्रोन वाली लड़की और उसके साथी के बारे में पूछता है। डोमिंगस उससे पूछती है वो ये सब क्यों कर रहे हैं। लीडर उसे अपनी बात का जवाब देने के लिए कहता है। डोमिंगस उससे कहती है गांव में कोई नहीं है। लीडर उस पर चाकू तान देता है। डोमिंगस बिना डरे अपना सफेद कोट पहन लेती है जिस पर खून के धब्बे लगे हैं। लीडर चौंक कर उससे पूछता है ये किसका खून है। डोमिंगस बताती है औरत का। लीडर के पूछने पर डोमिंगस बताती है कि उसने लड़की को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत सारा रक्त बहने के कारण वो मर गई। लीडर डोमिंगस का सूप चखने जाता है, लेकिन रुककर उसके मेज को गुस्से में पलट देता है और वहां से निकल जाता है। डोमिंगस अपनी फ्लास्क से शराब का घूंट भरती है। विदेशी बकुराव पहुंच जाते हैं और लीडर एक ऊंची जगह पर डेरा डाल देता है। विदेशियों को गांव में कोई नहीं मिलता। गांव एकदम सुनसान होता है। गांव में एक जगह पर ड्रोन वाली लड़की और उसके साथी के कपड़े टंगे होते हैं और साथ ही मृत बच्चे के भी। लीडर भी अपनी बंदूक के क्रॉस एयर से लोगों को ढूंढता है। इसके बाद गांव के लोगों को विचलित करने के लिए वो इधर उधर गोली चलाना शुरू कर देता है। टेरी के पूछने पर लीडर माइकल उसे बताता है कि वो ही शूटिंग कर रहा है अपनी साइलेंसर वाली बंदूक के साथ। डॉक्टर डोमिंगस की क्लिनिक में ड्रोन वाली लड़की की लाश पड़ी है। तभी गांव में एक ताबूतों से भरा ट्रक दाखिल होता है। ट्रक एक सफेद घर के आगे रुक जाता है। माइकल अब ट्रक पे निशाना साधे बैठा है। ट्रक का चालक और उसका साथी ताबूत नीचे उतारने लगते हैं। टेरी गांव के ऐतिहासिक म्यूजियम के आगे खड़ा है और जिज्ञासावश वो म्यूजियम में दाखिल हो जाता है। माइकल ट्रक के चालक और सहचालक को गोली मार देता है। अपने साथियों के पूछे जाने पर वो इससे इनकार करता है। टेरी को संग्रहालय में एक दीवार मिलती है जिसमें पुरानी बंदूकों के निशान छपे होते हैं। वो बंदूकें वहां से गायब हैं। टेरी अपने साथियों को इसके बारे में बताता है। 2 विदेशी गांव वालों के गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। बहुत से गांव वाले स्कूल की बेंचों के नीचे छुपे बैठे हैं।
मशीन गन वाली लड़की स्कूल पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। उसके रुकते ही टेरेसा और उसके साथी स्कूल के अंदर से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मशीन गन वाली लड़की और उसका साथी मारे जाते हैं। तभी संग्रहालय के तहखाने से एक हाथ निकलता है और टेरी पर गोली चला देता है। अब हम संग्रहालय में कटे हुए सरों की तस्वीर देखते हैं। गोली चलाने वाला हाथ लुंगा का था। लुंगा और उसके साथी तहखाने से निकलते हैं और एक बहुत बड़े चाकू से टेरी पर वार कर देते हैं। माइकल अपने एक और साथी को गोली मार देता है। संग्रहालय में एक और विदेशी मारा जाता है। माइकल अपनी स्नाइपर राइफल को फेंक देता है और अपने रिवॉल्वर से आत्महत्या करने की तैयारी करता है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी कार्मेलिता पर पड़ती है। कार्मेलिता मुस्कुराकर उसको उसके पीछे खड़े बंदूकधारी की तरफ इशारा करती है। लुंगा टेरी का कटा हुआ सर संग्रहालय के बाहर फेंकता है और उसके दोस्त का सर लेकर संग्रहालय से बाहर आता है। उनके इशारे पर गांव वाले एक एक करके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। पकोटे, टेरेसा और बाकी गांव वाले अब लुंगा वाले गड्ढे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लुंगा के साथी मृतकों के ताबूत एक जगह पर जमा करते हैं। डॉक्टर डोमिंगास भी वापस आ जाती है। गांव के चर्च के बाहर विदेशियों द्वारा मंगाए गए ताबूत रखे हैं और उनके कटे हुए सर। गांव के लोग संग्रहालय में रखी हुई कटे हुए सरों की तस्वीर की तरह उन सरों की तस्वीर खींचते हैं। कुछ गांव वाले संग्रहालय के फर्श को धोना शुरू कर देते हैं। तभी वहां एक लग्जरी वैन लेकर मेयर भी पहुंच जाता है। संग्रहालय के बाहर फर्श को साफ किया हुआ पानी फेंका जाता है। वैन का ड्राइवर दरवाजा खोलता है तो अंदर विदेशियों के लिए पानी की बोतलें रखी हुई हैं। मेयर लुंगा और पकोटे से पूछता है कि वहां क्या हुआ, गोरे टूरिस्ट कहाँ हैं। तभी उसको भीड़ के पीछे चर्च के आगे उनके कटे हुए सर नजर आते हैं। गांव वाले मेयर को घेर लेते हैं। पकोटे उस पे हंसता है और लुंगा उसे बताता है कि सारे विदेशी मारे गए हैं। मेयर उन्हें बताता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो सब बहुत ही अहम लोग थे। इसके बाद वो पानी की समस्या के लिए बड़बड़ाने लगता है। वो एक बार फिर से गांव वालों को उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करता है और मिस्टर पेलिनियो से कहता है कि वो उन्हें समझाए। पेलिनियो उसे बताता है कि उन सब ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोट्रोपिक ड्रग ले रखा है और मेयर मारा जाएगा। पकोटे आगे बढ़कर मेयर की हल्की फुल्की पिटाई करना शुरू कर देता है और फिर हमें आवाज आती है माइकल की। उसे जिंदा देखकर मेयर के होश उड़ जाते हैं और वो उसे पहचानने से इनकार कर देता है। माइकल चर्च के आगे रखे अपने साथियों के कटे हुए सर देखता है। माइकल चिल्लाते चिल्लाते उसके सारे राज खोल देता है। गांव वाले टोनी को नंगा कर उसे गधे पर उल्टा बिठाकर कैक्टस और जहरीली झाड़ियों के जंगल में छोड़ने के लिए ले जाते हैं। डीजे उर्सो उसे बकराऊ के शैतान की अंतिम यात्रा बताता है। अब गांव वाले बंदूक की नोक पर माइकल को उस गड्ढे में उतारना शुरू करते हैं जिसे उन्होंने लुंगा के कहने पर खोदा था। लुंगा और पकोटे उस गड्ढे का मुंह बंद करना शुरू कर देते हैं। माइकल उन्हें आने वाले काल की चेतावनी देता है। गांव वाले गड्ढे को भरना शुरू कर देते हैं।